कैसे हो दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने आपको जो एनवीएस में मेस हेल्पर है उसका डोमेन नॉलेज का क्लास 1 बताया था, जिसमें उस लेक्चर का टॉपिक था फूड यानी भोजन। तो उसके बारे में आपको डिटेल से बताया थे, क्योंकि आपका 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक तो है भोजन, एक न्यूट्रिशन, एक हाइजीन हाइजीन और उसके अलावा जो विभिन्न तरह के व्यंजन होते हैं उसको कैसे बनाया जाता है, उसका क्या इंग्रेडिएंट्स होता है, उसके बारे में भी है। तो आपका जो पहला क्लास था उसमें फूड हो गया था। फूड हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का लेक्चर अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उसे देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, ठीक है। फूड में मैंने पढ़ाया था, तो उससे संबंधित एक दो क्वेश्चन पूछते हैं कि आप लोग पढ़े हो तो कुछ याद भी है कि नहीं, ठीक है। तो अगर आपको पता है उसका आंसर तो आप कमेंट करके बताना। जैसे कि पहला मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि कौन सा ऐसा विटामिन है जिसको गर्म करने पर ज़्यादा गर्म करते हैं तो वह वाष्पित होकर ख़त्म हो जाता है। तो इसका आंसर बताना है आपको। देखते हैं कौन कमेंट करके पहले बताता है। दूसरा क्वेश्चन मैं ये पूछता हूँ कि आंख के लिए कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये आपको बताना, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन मैं ये पूछता हूँ कि आप कौन सा ऐसा विटामिन है जिसको मतलब चावल को बार बार धोते हैं तो कौन सा ऐसा विटामिन है जो नष्ट मतलब बार बार धोने से ख़त्म हो जाती है। जैसे चावल पकाने से पहले उसको धोते हैं ना, बार बार कोई लोग हैं 5 6 7 बार धो रहे हैं, तो बार बार धोने से कौन सा ऐसा विटामिन है जो ख़त्म हो जाती है, ये बताना। उसके अलावा जो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, ठीक है, ये भी बतानी है। तो ये सारे क्वेश्चन का आप कमेंट करके बताना। चलिए इस वीडियो को देखते हैं। इस वीडियो में हम पोषण के बारे में देखेंगे, पोषण यानी न्यूट्रिशन। और यह वीडियो हिंदी मीडियम में होगा। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट बहुत सारे हैं तो इसलिए हिंदी मीडियम में पढ़ा रहा हूँ। और इसके बाद इंग्लिश मीडियम में भी पोषण आएगा, ठीक है, न्यूट्रिशन। और इसी तरह से हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपका आएगा क्लास एक एक करके। अभी कुछ दिन से नहीं आ रहा था क्योंकि मैं थोड़ा टूर पर गया था, तो इसलिए मैं 2 3 दिन आपका वीडियो नहीं आ पाया। चलिए पोषण जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं प्राणियों में पोषण यानी जो एनिमल्स होते हैं, जो आदमी है वो भी एनिमल्स में ही आते हैं। तो पोषण तो एक पेड़ पौधे हैं उसमें भी होती है, तो वो वाला हम लोग को नहीं पढ़नी है। हम लोग को जो प्राणियों में होता है, एनिमल्स में होती है, उनके बारे में ही पढ़नी है, ठीक है। तो यहाँ पर ही हम क्या क्या देखते हैं कि पोषण होता क्या है। तो प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार के अंतर्ग्रहण यानी भोजन ग्रहण करने, मुंह से जैसे ही खाते हैं उसको अंतर्ग्रहण बोलते हैं, कि विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सन्निहित है। यानी प्राणियों में जो पोषण हम पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन के बारे में, प्राणियों में पोषण क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उसमें क्या क्या पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे कि आहार कैसे ग्रहण करते हैं और उसका शरीर में क्या उपयोग होता है, कैसे उपयोग होता है, यानी पूरा जो डाइजेशन सिस्टम है उसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। पिछले बार वीडियो में हमने भोजन के बारे में पढ़ा था, इसमें पूरा डाइजेशन सिस्टम वगैरह के बारे में पढ़े थे। जैसे कि हम लोग खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी खाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संकट जटिल पदार्थ होते हैं, तो उसका उपयोग हम लोग हमारे भोजन में उसको बहुत ब्रेक कर करना होता है, तोड़ना होता है सरल पदार्थ में, तभी उपयोग हो पाता है। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधी इसी रूप में नहीं कर सकते, जैसे जिस रूप में हम खा रहे थे उसी रूप में नहीं करते हैं, उसको ब्रेकिंग होता है बहुत सारा शरीर में। अति क्या एंजाइम वगैरह होते हैं वो उसको तोड़ते हैं सरल पदार्थ में, उसके बाद ही हमारा शरीर उसे उपयोग कर पाता है। अतः इन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है। जैसे आप जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में एंजाइम वगैरह की हेल्प से बदला जाता है, ठीक है दोस्तों। तो क्या है कि जैसे कि जटिल खाद्य पदार्थ जो जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, उसको सिंपल पदार्थ में बदला जाता है। तो जटिल खाद्य पदार्थों का शरीर सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना ही पाचन कहलाता है। पाचन यानी डाइजेशन। तो डाइजेशन में क्या होता है कि जो भी जितने भी जटिल पदार्थ हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है, उस सभी को सिंपल पदार्थ में, सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है। तो इस प्रोसेस को पाचन कहते हैं, ठीक है। तो खाद्य अंतर्ग्रहण मतलब खाद्य को अंतर्ग्रहण, खाने की विधि की विभिन्न विधियाँ। अलग अलग तरह के जानवर में खाने की अलग अलग विधियाँ होती हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, तो उनके बारे में भी जानेंगे। हम लोग मुख्य रूप से मानव पर फोकस करेंगे, ह्यूमन बींग्स पे, क्योंकि हम लोग को ह्यूमन बींग्स से ही मेस वगैरह में तो आदमी ही खाते हैं, तो उनके बारे में ही मुख्य रूप से देखेंगे। लेकिन थोड़ा बहुत
बाकी जानवरों के बारे में भी देखेंगे, क्योंकि हो सकता है उनसे भी क्वेश्चन आ जाए। भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। जैसे मधुमक्खी एवं मरमर, जो मधुमक्खी होते हैं पौधों का मकरंद चूसते हैं, जैसे पौधों का जूस होता है फूल वगैरह से, जो वो चूसते हैं। मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं, जो बच्चे जो होते हैं छोटे छोटे बच्चे वो माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सर्प जो अजगर सांप होते हैं, वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं। जो भी उनका शिकार होते हैं, जो छोटे छोटे जानवर, उनको पूरा ही खा जाते हैं। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास का पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उसका भक्षण करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग जीव अलग अलग तरह से खाते पीते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो स्टार फिश होता है, मछली स्टार फिश एक्चुअली स्टार फिश नाम है, लेकिन मछली नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम में ये भी आ जा सकता है, जो स्टार फिश होते हैं क्या वो मछली होते हैं? तो मछली नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। स्टार फिश किसका आहार करते हैं? अपने खाने में क्या करते हैं? तो कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती हैं। कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना अमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भाग को खाती है। अमाशय वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार धीरे धीरे पचता है। ये स्टार फिश में हो गया, स्टार फिश में खाने का विधि हो गया। ठीक है दोस्तों, हम लोग को मुख्य रूप से मानव पर फोकस करना है, जो ह्यूमन बींग्स है। तो चलिए अब मानव के बारे में देखते हैं। मानव में पाचन कैसे होता है? पाचन को हिंदी में, इंग्लिश में डाइजेशन बोलता है। कुछ इंग्लिश वर्ड भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों को कोई दिक्कत ना हो। हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, इसे पाचन कहते हैं। ठीक है, हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, इसे पचाते हैं यानी डाइजेस्ट करते हैं तथा उसका उपयोग भी करते हैं। ठीक है, आहार का तो हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, इसे पचाते हैं, फिर इसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा भाग, जो जो हम लोग खाना खाते हैं उसका जो नहीं पच पाता है, मल के रूप में निष्कासित किया जाता है। मल मतलब लैट्रिन के रूप में। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है? जो हम लोग शरीर का भोजन खाते हैं उसका क्या होता है? ठीक है, उसका क्या प्रोसेस होता है? भोजन एक सतत नली से, यानी बहुत कंटिन्यूअस नली होती है, जो मुख गुहिका से प्रारंभ होती है, होकर गुदा तक जाती है। इस नली के विभिन्न भाग में बांटा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पाचन सिस्टम देख सकते हैं, यहाँ पर ही आप मुंह से खाते हैं, मुख गुहिका, वहाँ से फिर देख लीजिए ये ग्रसिका नली है, वहाँ से जाती है, फिर एक यकृत वगैरह ये सब है, एक जूस वूस मिलते हैं, यहाँ से नली से अमाशय में आ जाती है। उसके बाद इसमें बहुत सारा यकृत और पित्ताशय वगैरह से रस आके मिलता है। फिर अग्न्याशय है, वहाँ से भी कुछ जूस आते हैं। फिर उसके बाद ये आपकी चली जाती हैं, किस में चली जाती हैं? आंत में चली जाती हैं। फिर मल वगैरह के रूप में। आंत दो तरह की होती है, एक छोटी आंत, एक बड़ी आंत। ठीक है, तो सबसे पहले किस आंत में जाती हैं? सबसे पहले इसमें जाती हैं, छोटी आंत में, फिर उसके बाद बड़ी आंत में जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मुख गुहिका में गई, फिर ग्रास नली में गई, फिर अमाशय में गई, फिर क्षुद्रांत छोटी आंत में गई, फिर बड़ी आंत में गई। ठीक है, और एक बात आप बता देती हूँ, छोटी आंत लिखा हुआ है लेकिन ये लंबी होती है, बड़ी आंत से भी लंबाई में लंबी होती है। ठीक है, तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि छोटी आंत की लंबाई और बड़ी आंत की लंबाई दोनों में से कौन ज़्यादा लंबा होगा, तो जो छोटी आंत है वो बड़ी होगी लंबाई में। नाम भले है छोटी लेकिन लंबाई बड़ी होती है। ठीक है दोस्तों, तो मुख जो भोजन पचाने का जो नली होती है उसमें ये सारे आ जाते हैं। मुख गुहिका, ग्रास नली, अमाशय जो पेट होता है ना, ये वाली आपकी वो हो गई। उसके अलावा छोटी आंत, बड़ी आंत ना, जो मलाशय से जुड़ी होती है, जिसे लैट्रिन निकलता है, मलद्वार अथवा गुदा, जिस लैट्रिन निकलता है उसको मलद्वार बोलते हैं ना। क्या यह बहुत लंबा मार्ग नहीं है? ये सभी मिलकर आहार नाल यानी पाचन नली का निर्माण करती है। जैसे विभिन्न भाग से गुजरती है, उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता जाता है। अमाशय की आंतरिक भित्ति, अमाशय है जो उसकी आंतरिक भित्ति है, जो अंदर का दीवार। क्षुद्रांत, छोटी आंत मतलब आहार नाल से संबंधित विभिन्न ग्रंथियां, जैसे कि लार ग्रंथि, यकृत, अग्न्याशय, पाचक रस स्रावित करती हैं। जैसे जैसे इसे गुजरती जाती है तो लार ग्रंथि, जैसे मुंह में भोजन जाता है, लार ग्रंथियों से कुछ एंजाइम वगैरह निकलती हैं।
उसी तरह से यकृत से भी निकलती है, अग्न्याशय से भी पाचक रस निकलती है, सब सारे को एंजाइम बोलते हैं ना। तो वो सारे उसमें मिलती है, वो सारे भोजन पचाते हैं। तो देखेंगे कि कहाँ कहाँ से कौन सा एंजाइम वगैरह भी निकलती है और उसका क्या उपयोग होता है। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देते हैं। जो एंजाइम होते हैं पाचक रस, जो भोजन के जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, उसको सरल रूप में बदल देती है। आहार नाल एवं संबंधित ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती है। तो पाचन तंत्र में आपको जो आहार नाल हो गया, जो भी ये सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मुख गुहिका हो गई, ग्रास नली हो गई, या इसी को ग्रसिका बोलते हैं, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। उसके अलावा यकृत, अग्न्याशय, ठीक ना, ये सारे आपका किसका, ये सारे मिलकर आपका निर्माण करती हैं पाचन तंत्र का। पाचन तंत्र को इंग्लिश में डाइजेशन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये पाचन तंत्र है, तो पाचन तंत्र के भाग के नाम आ सकता है कि इनमें से कौन सा पाचन तंत्र के भाग नहीं है। 4 भाग दे देगा और एक दूसरा दे देगा, तो इसमें आ सकता है कि इनमें कौन सा पाचन तंत्र का भाग नहीं है। तो पाचन तंत्र के जो अंग हैं उनका नाम याद रखना। शुरू से आप देख सकते हो, ग्रसिका होगा, मुख गुहिका, ग्रसिका, लार ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय, अमाशय, अग्न्याशय, क्षुद्रांत यानी छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुद्दा, ये सभी पाचन तंत्र के ही भाग होते हैं। तो मुख एवं मुख गुहिका, सबसे पहले जो मुख है, मुंह, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वहाँ से ही पाचन की सिस्टम जो स्टार्ट हो जाता है। तो भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। मुख मतलब माउथ, है ना। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। ठीक, आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। ये देख लो, अब हमारे दांत हैं, दांत की व्यवस्था दिया हुआ है। ये दांत कितने तरह के होते हैं, तो 4 तरह के, कृतंक, रजनक, अग्रच्वर्णक और च्वर्णक। तो देख लो कृतंक का पोजीशन कहाँ होता है, इस पोजीशन से भी एग्जाम में कृतंक होता है, सबसे बीच के दांत होते हैं। अब देख लो ये कितनी है, 1 2 3 4 कृतंक, उसके दोनों साइड में रजनक हो गए। रजनक कितने होंगे, 1 2 3, ठीक है, इधर भी 3, ठीक है। उसके बाद अग्रच्वर्णक हो गए, अग्रच्वर्णक, अग्रच्वर्णक 2 इधर 2 इधर। उसके बाद आपका हो गए च्वर्णक, 1 2 3, 3 इधर 3 इधर। तो सबसे मतलब पीछे कौन से दांत हो गए, च्वर्णक, उसके बाद अग्रच्वर्णक, उसके बाद रदनक, और सबसे सामने कौन हो जाएंगे, कृतंक। और ये 4 दांत होते हैं, चारों का अलग अलग उपयोग है, खाना खाने में चारों का अलग अलग उपयोग है। तो उनसे भी संबंधित क्वेश्चन आते हैं कि कृतंक का क्या काम है, रजनक का क्या काम है, च्वर्णक का क्या काम है, अग्रच्वर्णक का क्या काम है, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि ये भी खाने में यूज होता है, डाइजेशन का ही पार्ट है ना। खाना को चबाने में, काटने में, चीरने फाड़ने में अलग अलग तरह का यूज होता है, तो वो आपको बताएंगे। हम दांत की सहायता से भोजन चबाते हैं तथा यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। यानी मुंह चबाते हैं तो खाना छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ जाते हैं, इसलिए खाना जब भी खाओ उसे अच्छे से चबा के खाओ। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग गर्तिका यानी सॉकेट में धंसा होता है। हमारे दांत की आकृति भिन्न भिन्न है तथा उनके कार्य भी भिन्न है, इसके अनुसार उन्हें अलग अलग बांटा गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो दांत होते हैं उनको अलग अलग काम होते हैं, वो काम अगर आपको बताएंगे। आइए अपने दर्पण में, दर्पण आप देखोगे तो ये दांत का प्रकार आपको दिखेगा। तो यहाँ देखते, आइए अपने दर्पण में देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। अपनी तर्जनी से दांतों को छूकर महसूस किया, आपके मुख में कितने प्रकार के दांत हैं। तो एग्जाम आ सकता है कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। जैसा कि आपको देख लिया, एक सेब अथवा रोटी का टुकड़ा लेकर उसे काटिए। आप उसे काटते हैं, कर्तन करते हैं, और दंशन के लिए किन दांतों का उपयोग करते हैं। कौन से दांत खाद्य पदार्थों को चीरने फाड़ने के लिए, काटने के लिए यूज होते हैं, उन दांतों को पहचानिए। ठीक है, पहचान के आपको लिखना है, फिर मैं बात बताऊंगा। यहाँ पर आप देखते हैं एक पॉइंट, यहाँ हमारे मुख में लार ग्रंथियाँ होती हैं जो लार रस स्रावित करती हैं। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि लार रस का पाचन पर क्या प्रभाव होता है। ये कार्बोहाइड्रेट है, उसको तोड़ने में काम करता है, उसके सिंपल पदार्थ में बदलने में यूज होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक ना, आपको बताना है कि दांतों की संख्या बताना है, उसका योग, कर्तन एवं दंशन वाले दांत, चिड़ने फाड़ने वाले दांत, ये सभी आपको गिन के बताना है।
दूध के दांत तथा अस्थायी दांत। क्या आपको याद है कि कुछ वर्ष पूर्व आपके दांत गिरने लगे थे? जो दूध के दांत होते हैं वो हमेशा नहीं होते हैं, वो कुछ दिन के बाद खत्म हो जाते, टूट जाते हैं, फिर उसके बाद परमानेंट दांत आते हैं, वो आपके बुढ़ापे तक रहते हैं। हमारे दांत का प्रथम सेट मतलब शिशु काल में निकलता है। जब शिशु होते हैं, छोटे होते हैं, तब निकलता है तथा लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। इन्हें दूध के दांत कहते हैं। दूध के दांत लगभग 8 साल के एज होते होते गिरने लगते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं जिन्हें अस्थायी दांत कहते हैं। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के अस्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं, तथा वृद्धावस्था में प्राय गिरने लगते हैं। जब बूढ़े होने लगते हैं उसमें फिर ये दांत भी गिरने लगते हैं। समझे? हाँ जी दोस्तों, तो मैं आपको बता रहा था कि भोजन के पाचन के बारे में, तो दांत के बारे में आपको बता दिया। उसी तरह से जीभ होते हैं, जीभ के भी अलग अलग पार्ट होते हैं, उन्हें स्वाद कलिकाएँ बोलते हैं। तो जीभ के किस भाग से तीखा का अनुभव होता है, किससे मीठा का अनुभव होता है, किससे नमकीन का अनुभव होता है, सारी चीज़ें आपको बताएंगे। लेकिन जो दांत वाला है, दांत के विभिन्न भाग का उपयोग, संख्या वगैरह, और एक जीभ, जीभ और दांत के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो उसका एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे 3rd पार्ट में। तो उसमें आपको डिटेल से उसके बारे में बताएंगे और MCQ भी कराएंगे। तो इस वीडियो में आपको दांत का जो उपयोग है, विभिन्न तरह के दांत एंड जीभ का, वो नहीं बताएंगे, वो अगले वीडियो में बताएंगे। चलिए, तो यहाँ पर ही आपने देख लिया। चलिए आपको बताते हैं भोजन नली यानी ग्रसिका के बारे में। निगला हुआ ग्रास जो खाना खाते हैं, निगला हुआ ग्रास नली अथवा ग्रसिका में जाता है। जो खाना खाते हैं वो कहाँ जाता है? ग्रास नली या ग्रसिका में जाता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं फिगर में। ग्रसिका भोजन ग्रसिका में गया, उसके बाद अमाशय में जाता है। ग्रसिका जो होता है, ग्रास नली के भीति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है, संकुचन से, ठीक है ना, वो नीचे की ओर जाता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है तथा यह गति भोजन को नीचे की ओर जाने में धकेलती रहती है, मतलब जाने में मदद करती है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता, फलस्वरूप वोमन यानी उल्टी, वोमिटिंग द्वारा उसे बाहर निकाला जाता है। ऐसी घटना याद कीजिए जब भोजन के बाद आपने वोमन किया हो, यानी उल्टी किया हो, वोमिटिंग किया हो, तथा इसके कारण के विषय में सोचिए। अपने अभिभावकों या अध्यापकों से जानिए कि क्यों आपको वोमिटिंग हुआ। ठीक है, अब अमाशय के बारे में। अमाशय स्टोमक को बोलते हैं। अमाशय मोटी भीति वाली एक थैलीनुमा संरचना होती है, जैसे कि ये आप देख लें, मोटी भीति होती है, थैलीनुमा संरचना होती है। यह चपटा एवं जे की आकृति का होता है, जे की आकृति के, जैसा कि आप देख सकते हैं, जे की आकृति का है, तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन सा है? ये आपका जो अमाशय है वही है। यह एक और ग्रसिका यानी ग्रास नली से खाद्य प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर क्षुद्रांत यानी छोटी नली में, यानी सबसे पहले तो आपका मुंह से ग्रास नली में भोजन जाएगा, उसके बाद आपका अमाशय में जाएगा, उसके बाद छोटी आंत में जाएगा, उसके बाद बड़ी आंत में। क्रम भी आपको याद रखना होगा, ठीक है, क्रम से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखो कि कभी कभी जब आप जल्दी जल्दी खाते हैं अथवा खाते समय बात करते हैं, आपको खांसी उठती है या हिचकी आती है अथवा घुटन का अनुभव होता है। यह खाद्य कणों के श्वास नली में प्रवेश करने के कारण होता है। जब खाते हैं जल्दी जल्दी, तो कभी कभी स्वाद जो खाने के कण हैं वो श्वास नली में चले जाते हैं, इसके कारण आपको हिचकी आती है या खांसी वगैरह होने लगती है। श्वास नली नसिका से, श्वास नली है और नसिका यानी नाक से आने वाली वायु को फेफड़े तक ले जाती है। यह ग्रसिका के साथ साथ चलती है, उसी के साथ साथ चलती है पैरेलल में। परंतु ग्रसनी में वायु एवं भोजन मार्ग एक ही होते हैं। ग्रसनी में क्या होता है? वायु एवं भोजन मार्ग एक ही होते हैं। फिर भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से किस प्रकार रोका जाता है? भोजन निकलने के समय एक मांसल रचना वाल्व का कार्य करती है, उसको ढक लेती है, जो श्वास नली को ढक लेती है तथा भोजन को ग्रसनी में भेज देती है। संयोगवश यदि भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें घुटन यानी घुटन होने लगती है तथा हिचकी आती है या खांसी उठती है। इसलिए आराम से धीरे धीरे खाना चाहिए, ठीक है ना। अमाशय का आंतरिक स्तर, जो आंतरिक अमाशय का जो आंतरिक भाग होते हैं, श्लेष्मा यानी जो आपका जो नाक से नीटा निकलता है ना, श्लेष्मा, ऐसे ही होता है, चिकना होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचन रस स्रावित करती है।
तो आंतरिक भाग अमाशय का उससे क्या निकलती है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलती है, जो आपने 9th 10th में पढ़ा होगा। उसके अलावा पाचक रस निकलती है, एंजाइम। श्लेष्मल अमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करती है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणु हैं, छोटे मोटे, जो आप शरीर में बैक्टीरिया हुआ को नष्ट करती है। अम्ल जो HCl है, जो भोजन के साथ वहाँ तक पहुँच जाते हैं। इसलिए पेट में जो अम्ल प्रोड्यूस होता है, वो जो बैक्टीरिया वैक्टीरिया, कभी आप दूषित खाना खा जाते हैं तो उसको नष्ट कर देती है। साथ ही यह भोजन को अम्लीय बनाता है, जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। यानी जो HCl है, HCl का उपयोग आप जानेंगे बैक्टीरिया को मारने में। उसके अलावा पाचक रस जो एंजाइम वगैरह निकलते हैं जठर ग्रंथि वगैरह से, तो उनको हेल्प करती है प्रोटीन को सरल विधियों में विघटित करने में। ठीक है। अब छोटी आंत, इसका एक चैप्टर और लाएंगे MCQ का, तो उसमें बाकी जितने तरह के MCQ क्वेश्चन आएंगे वो सारे आपको करा देंगे। क्षुद्रांत यानी छोटी आंत जो लगभग 7.5 मीटर लंबी होती है, अत्यधिक कुंडलित नली है, यानी सबसे लंबी बड़ी आंत से भी ये लंबी होती है। यह यकृत एवं अमाशय से स्रावित प्राप्त करती है। यकृत एवं अग्न्याशय है, वहाँ से कुछ रस इसमें लान के मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इसकी भीति से भी कुछ रस निकलते हैं। ठीक है। यकृत गहरे भूरे रंग की ग्रंथि है। यकृत कैसी होती है, गहरे भूरे रंग की ग्रंथि होती है यकृत। यहाँ पर आप देख सकते हो, और जो आपका था यहाँ पर गहरे भूरे रंग की, अम्मा से यहाँ पर देख लो, ये वाला यकृत है, गहरे भूरे रंग का है ना। यकृत गहरे भूरे रंग की ग्रंथि है, जो उदर के ऊपरी भाग में, उदर है, उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर अवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, एग्जाम्पल में आ सकता है एग्जाम में, तो आपका यकृत। यह पित्त रस स्रावित करती है, जो एक थैली में संग्रहित होता है। यकृत के अंदर ही एक पित्ताशय होता है, उसी से पित्त रस निकलता है। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो वसा के पाचन में कौन सा क्या निभाती है महत्वपूर्ण भूमिका, आपका पित्त रस। ठीक है। दोस्तों यह वीडियो थोड़ा लेंदी होते जा रहा है, तो इसको यहीं रोकते हैं। अगले वीडियो में इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो करा देंगे, उसके साथ साथ MCQ भी करा देंगे, और उसके बाद एक और क्लास लाएंगे जिसमें आपको दांत के बारे में बताएंगे। ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, एंड कमेंट करके बताना कि अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।